नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन की सेना कम से कम 3 जगहों से पीछे हट रही है और इसकी पुष्टि खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने की है। कहा जा रहा है कि चीन के रुख में आया यह बदलाव भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई 2 घंटे लंबी बातचीत का नतीजा है। चीन का पीछे हटना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीन के डीएनए में धोखा है। इसलिए आज हम इतिहास से सबक लेकर चीन की मंशा को समझने की कोशिश करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें यह यकीन नहीं था कि चीन इस बार पीछे हटेगा, लेकिन चीन को इस बार पीछे हटना पड़ा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके अलावा आज हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद हम कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा की गई 8 पुलिस वालों की हत्या का विश्लेषण करेंगे। यह एनकाउंटर भारत के भ्रष्ट तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस घटना से सवाल उठता है कि सीमा पर चीन की घुसपैठ से तो हम निपट लेंगे, पाकिस्तान से भी हम संघर्ष कर लेंगे, लेकिन हमारे देश में ही बैठे सिस्टम के दुश्मनों का हम क्या करेंगे? इस भ्रष्टाचार से हम कैसे लड़ेंगे? विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी भारत के हर राज्य में हैं, हर शहर में हैं, आपके शहर में भी जरूर होंगे और हर जगह ऐसे अपराधियों के साथ मिलीभगत करने वाले नेता भी हैं और पुलिस वाले भी होते हैं। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे हालात में देश की आम जनता को इंसाफ मिलने के आखिर कितने चांस हैं। और आखिर में आपको हिम्मत और हौसलों की एक शानदार कहानी दिखाएंगे। आप में से ज्यादातर लोग जीवन में आने वाली छोटी मोटी चुनौतियों से परेशान हो जाते होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की एक 15 साल की लड़की ने सारी चुनौतियों को हराकर 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक हासिल करके टॉप किया है। लेकिन यह सफलता हासिल करने के लिए रोशनी को रोजाना 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना पड़ता था। फिर भी रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सपना सच करके दिखाया। अगर आपको भी जीवन की चुनौतियों का अंधेरा परेशान करता है तो आपको रोशनी की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। और खास तौर पर अगर आपके घर में भी युवा हैं या ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो आज उन्हें ये खबर जरूर दिखाइएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख में सीमा पर भारत के सख्त रुख के आगे चीन को झुकना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं। चीनी सेना की गाड़ियों के साथ साथ बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही हैं। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से वापस जाते दिखे हैं। चीन के सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से टेंट हटाते हुए भी देखा गया है। 15 जून को इसी जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 45 से 50 चीन के सैनिक मारे गए थे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत हुई। अजीत डोवल और वांग यी ने रविवार को करीब 2 घंटे बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देश भविष्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाने पर सहमत हुए। सीमा पर चरणबद्ध तरीके से सेना के पीछे हटने पर सहमति बनी। साथ ही मतभेदों को दूर करने पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। इस बात पर भी सहमति बनी कि एलएसी का सम्मान दोनों देश करेंगे। भारत और चीन के बीच गलवान जैसी घटनाओं से बचने और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। चीन ने उम्मीद जताई है कि भारत सैन्य और राजनयिक स्तर पर चीन के साथ करीबी संपर्क में रहेगा और सीमा पर दबाव कम करने की दिशा में काम करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीमा पर शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है। 希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识，继续通过军事和外交渠道保持密切沟通。 चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कोरोना वायरस महामारी पर है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को वुहान वायरस बताया था। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर 4 जुलाई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि
जब कुछ देशों से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर आ रहा था, उस समय अमेरिका चीन से आए वायरस से प्रभावित हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरों से कहा है कि 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को तुरंत पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता तब तक अधिकारी मुख्यालय वापस नहीं आएंगे। कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी एसएसपी ऑफिस से गायब हो गई है। इसी साल मार्च महीने में सीओ देवेंद्र मिश्र ने गैंगस्टर विकास दुबे और चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी के बीच गठजोड़ की शिकायत की थी। बदमाश विकास दुबे से गठजोड़ के आरोप में चौबेपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया। आज 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। इन लोगों की भूमिका जो है संदेहास्पद पाई गई है। विकास दुबे अपराधी से इनके संबंध पाए गए हैं, इनकी वार्ता पाई गई है। इस आधार पर इन लोगों को निलंबित किया गया है। 8 पुलिस वालों की हत्या के 4 दिन बाद भी विकास दुबे फरार है। 40 थानों की पुलिस, एसटीएफ और बड़े अफसर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। विकास दुबे पर इनाम भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना वायरस से 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। हालांकि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 24 घंटे में 24,248 नए केस सामने आए और 425 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 15,350 संक्रमित मरीज इलाज से ठीक हुए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,97,413 हो गई है। कोरोना से अब तक 19,693 संक्रमितों की मौत हुई है। कुल 4,24,443 लोग इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जांच में तेजी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर 1 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,379 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,823 हो गए हैं। इनमें 72,088 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में 25,620 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 3,115 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण के हालात में अब सुधार है। दिल्ली में कोरोना की जांच और अस्पतालों में बिस्तर को लेकर कोई समस्या नहीं है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है, मरीज ठीक हो के घर जा रहे हैं। और इस टाइम दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेकर कोई अफरा तफरी नहीं है। केंद्र सरकार ने भी आज कहा कि दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में कोरोना वायरस संक्रमण दर 30% से घटकर 10% हुई है। महाराष्ट्र में बुधवार 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा सकेंगे। कोरोना कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी और 33% गेस्ट की शर्त के साथ होटल और गेस्ट हाउस को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को ही होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने की इजाजत होगी। होटल में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। होटल में बैठने वाली जगहों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। होटल को हर हाल में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। होटल के ग्राहकों और कर्मचारी दोनों के लिए मास्क जरूरी होगा। होटल के कमरों में एसी का तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रखना होगा। सभी होटल को डिजिटल पेमेंट की सलाह दी गई है। दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अहम सबूत मिला है। जांच टीम को एक रजिस्टर मिला है जिसमें दंगे के लिए ओमान से पैसे आने के सबूत हैं। रजिस्टर में दंगों के लिए ब्रिटेन से भी फंड मिलने का जिक्र है। पुलिस को यह रजिस्टर यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य मीरान हैदर के घर से मिला है। मीरान हैदर के घर से पुलिस को 2.5 लाख रुपए भी मिले। आरोपी मीरान के खाते में 5 लाख रुपए जनवरी में आए थे और ये पैसे कई जगहों से पहुंचे थे। पुलिस ने रजिस्टर को हैंडराइटिंग की जांच के लिए एफएसएल लैब में भेजा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में आज फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। संजय लीला भंसाली से बांद्रा थाने में 3 घंटे तक पुलिस ने सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली से पूछा कि सुशांत सिंह राजपूत से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी,
क्या वो सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला फिल्म में लेना चाहते थे? रामलीला फिल्म में आखिर सुशांत को क्यों नहीं लिया गया? इनकार किसने किया और इसकी वजह क्या थी? अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार की अमरनाथ यात्रा सिर्फ 2 हफ्ते की होगी, यानी 3 अगस्त तक ही चलेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार की यात्रा में सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की इजाजत संभव। एक दिन में सिर्फ 500 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक जा पाएंगे। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच जरूरी होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही यात्रा की अनुमति संभव। सूत्रों के मुताबिक यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई। देश की एकता के लिए उन्होंने योगदान दिया और उनके विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए ट्वीट किया, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने एवं देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बंगाल की वर्चुअल रैली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रास्ते पर चलने का ऐलान किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने कभी भी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने हमेशा विचार को तवज्जो दी और विचार के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज वो काम हुआ है जिसकी बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर चीन को यह साफ संदेश दिया था और कहा था कि शांति वीरता से आती है। निर्बल व्यक्ति कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी होता है और भारत की इसी ताकत का एहसास चीन को हो चुका है। इसलिए आज चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे आप LAC कहते हैं, वहां से अपने टेंट और अपनी सेना को समेटना शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि हर तरह से शक्तिशाली देश चीन को बैकफुट पर लाना, उसे वापस भेजना दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि चीन से डरकर नहीं लड़ा जा सकता। विस्तारवादी चीन को उसी तरह से झुकाया जा सकता है जैसा भारत ने डोकलाम में किया था और जैसा अब भारत ने लद्दाख में किया है, और पूरी दुनिया ये काम होते हुए देख रही है। लद्दाख में कम से कम 3 जगहों पर चीन की सेना अपने टेंट और सैन्य साजो सामान लेकर अपने सीमाओं की तरफ वापस गई है। पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने की बात चीन ने आधिकारिक तौर पर मानी है और इसकी पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय से भी हुई है। और आज ये बात भी सामने आई कि चीन के विदेश मंत्री की भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से कल वीडियो कॉल के जरिए करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों के बीच में 2 घंटे बातचीत हुई है और उसके बाद ये सहमति बनी है। चीन के विदेश मंत्री यांग यी और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल दोनों सीमा विवाद के मामले में भारत और चीन के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने अपने बयान जारी किए, जिसका सार यही है कि दोनों देश सीमा पर शांति बनाएंगे और किसी भी प्रकार के मतभेद को विवाद बनाने से बचेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देश शांति बनाने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और निर्धारित माध्यमों के जरिए लगातार एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। इन बयानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए जो सहमति बनी है उसे सीमा पर दोनों देशों की सेना जल्द से जल्द अमल में लाएगी और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस यानी आमने सामने की स्थिति से पीछे हटने की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वही सुनवाते हैं। 6月30日举行了第3轮军长级会谈，双方继续推动落实前2轮军长级会谈达成的共识，就一线部队
采取有效措施，脱离接触，缓解边境局势，取得了积极进展。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的共识。जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, ये भारत की तो बहुत बड़ी परीक्षा थी ही, लेकिन ये चीन की भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। और भारत ने चीन को स्पष्ट किया था कि भारत तो चीन के साथ दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। चीन ने जितने भी मोर्चे खोले हैं, भारत उन मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के सामने सवाल यह था कि क्या चीन इतने सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार था? और इसका जवाब है कि चीन इतने मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने न सिर्फ सीमा पर चीन को चुनौती दी थी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसे घेरा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया था। यानी चीन अगर आगे बढ़ता तो उसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती, और चीन के लिए इस समय इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ना आसान नहीं था। इसलिए ये कोविड-19 के दौर में चीन की कमजोरी पहली बार पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुई है। लद्दाख में एलएसी पर चीन की सेना कहां कहां से पीछे हट रही है, इसे आज हम आपको नक्शे के जरिए समझाएंगे। पहली जो जगह है, पहला स्थान है, वो है गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14, PP14। आपको याद होगा, इसी जगह पर दोनों सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ था। दूसरा स्थान है हॉट स्प्रिंग्स और तीसरा स्थान है गोगरा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसी जगह के पास 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक टकराव हुआ था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। और अब यह कहा जा रहा है कि शायद चीन के इससे भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के आसपास चीन ने अपने टेंट्स हटा लिए हैं। वो अपनी गाड़ियां और सैन्य साजो सामान कुछ किलोमीटर तक पीछे लेकर गया है, लेकिन ये कितनी दूरी तक पीछे हटा है, इसके बारे में पक्के तौर पर इसलिए कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि अभी ग्राउंड वेरिफिकेशन यानी जमीन पर इसकी पुष्टि होना बाकी है। और इसमें असली जो कैच है वो यही है, भारतीय सेना ये वेरीफाई करेगी, पुष्टि करेगी इस बात की कि जिस स्थान से पीछे हटना तय हुआ है वहां से चीन की सेना वाकई पीछे हटी है या फिर नहीं। यह सुनिश्चित करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को अब चीन पर भरोसा नहीं है। हम बार बार आपको यह बताते आए हैं कि चीन के डीएनए में, चीन के चरित्र में ही धोखा है। भारत और चीन की सेना के बीच 3 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। इसमें 22 जून और 30 जून की मीटिंग में फिर से यह सहमति बनी थी कि दोनों देशों की सेनाएं LAC पर टकराव वाली स्थिति से पीछे हटेंगी। लेकिन इस बार भारत ने यह भी स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 72 घंटे तक यह वेरीफाई किया जाएगा कि टकराव वाली स्थिति से चीन ने वाकई अपने टेंट हटाए हैं या नहीं, और चीन अपना सैन्य साजो सामान वापस लेकर गया है या नहीं। वेरीफाई करने की शर्त इसलिए आई क्योंकि चीन धोखा पहले भी दे चुका है। आप याद कीजिए, 6 जून को पहली बार भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। उस बैठक में भी पीछे हटने की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी और यह कहा गया था कि चीन पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद ही 15 जून को गलवान घाटी का हिंसक टकराव हुआ। वो टकराव इसलिए हुआ था कि चीन की सेना ने भारत से बनी सहमति का पालन नहीं किया, अपना वादा निभाया नहीं और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर फिर से अपनी एक पोस्ट बना ली थी। वैसे शुरुआती तौर पर यही कहा गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से चीन ने अपने टेंट और गाड़ियां हटाई हैं और उसे पीछे जाते हुए भी देखा गया है। लेकिन इसका वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो अगले कुछ दिनों में होगा। उसके बाद ही यह तय होगा कि चीन के साथ टकराव फिलहाल खत्म हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ दूर पीछे हटने के बाद टकराव वाली जगहों पर फिर से वापस आकर टेंट लगाने, अपनी पोस्ट बनाने और गाड़ियां लाने में चीन को ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए भारत की शर्त पहले दिन से यही रही है कि LAC पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेंगोंग झील का मामला अब भी स्पष्ट नहीं है। वहां पर चीन की सेना अब भी फिंगर 4 पर
जमकर बैठी हुई है। वहां पर उसने बंकर बना लिए हैं और सैन्य साजो सामान और लाकर अपने कई टेंट्स भी वहां लगा दिए हैं। गलवान घाटी के बाद भारत और चीन के टकराव का यह सबसे पेचीदा मामला बनता जा रहा है पेंगोंग झील पर, क्योंकि भारत की LAC पेंगोंग झील की फिंगर 8 तक है, जहां तक भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते रहे हैं। लेकिन चीन अपना दावा फिंगर 2 तक अब करने लगा है और इस वक्त वो फिंगर 4 पर बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह चीन अब गलवान घाटी को भी अपना इलाका बताने लगा है। हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर मौजूदा टकराव को खत्म करने के लिए एक और उपाय निकाला गया है और वो उपाय ये है कि LAC पर टकराव वाली जगहों पर फिलहाल बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन का मतलब यह है कि जब तक कूटनीतिक स्तर पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती और जब तक LAC का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक LAC के कुछ किलोमीटर के दायरे को एक ऐसा इलाका बना दिया जाएगा जहां पर दोनों देशों की सेना के जवान नहीं जाएंगे। तब तक भारत की तरफ से ITBP के जवान और चीन की तरफ से वहां की बॉर्डर फोर्स BDR के जवान यहां पर स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बफर जोन इसलिए बनाए जाएंगे ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास फिर से बन सके। सेना इस बफर जोन के अपनी तरफ वाली सीमाओं की रक्षा करेगी। बफर जोन में सेना सीमा पर तय नियम कानूनों का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं होगी और सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन ये जो बफर जोन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें बहुत सारे पेचीदगियां हैं। ये कॉन्सेप्ट सफल रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक बड़ी बात यह है कि इस बफर जोन की रखवाली कौन करेगा। क्या भारतीय सेना को इसकी रखवाली करनी चाहिए? क्या PLA को इसकी रखवाली करनी चाहिए? इसका जवाब यह है, और भारत की सेना में भी जो सेंटिमेंट है वो ये है कि इस इलाके की रखवाली के लिए एक अलग फोर्स को तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि सेनाएं उस जगह की रखवाली करती हैं जो डिफाइंड होती हैं। जब तक LAC का पता नहीं होगा कि LAC कहां पर है, असली सीमा कहां है, सेना उसे डिफेंड कैसे करेगी, सेना उसकी रक्षा कैसे करेगी। इसलिए एक विचार यह भी है कि इस बफर जोन में एक दूसरी फोर्स को लगाया जाए जो इस बफर जोन की रखवाली करे, और बफर जोन के पीछे जहां भारतीय LAC जहां से शुरू होती है वहां पर सेना को लगाया जाए। जो लोग इतिहास से सीखते हैं वो आगे चलकर गलतियां नहीं करते। भारत ने भी चीन के मामले में यही सीखा है और आज सबको 1962 फिर से याद आ गया है। हम आपको पहले से भी यह बता रहे थे, आज जो कुछ हुआ है बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन को पीछे हटाना आसान काम नहीं है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता, इसका एक उदाहरण आज हम आपको देना चाहते हैं। हम आपको वर्ष 1962 के जुलाई महीने की एक हेडलाइन दिखा रहे हैं जो अखबार में छपी थी। आप इस हेडलाइन को देखिए। ये अगर आप इसमें तिथि देखेंगे तो आपको इस हेडलाइन की तिथि नजर आएगी। 1962 का 15 जुलाई का अखबार है ये। और इसमें लिखा है, चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है जैसी आज की स्थिति है। कल सुबह के जब अखबार छपेंगे तो उनमें भी ऐसी ही हेडलाइन होगी जैसी आपको यहां दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा होगा चाइनीज ट्रूप्स विथड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। 1962 में भी इसी तरह से चीन गलवान घाटी से हटा था, और तब अगर इस अखबार में आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है ग्रेट करेज शोन बाय इंडियन जवान्स, जिसमें कोई शक नहीं है हमारे जवानों ने उस समय भी बहुत बहादुरी का परिचय दिया था और आज भी बहुत बहादुरी का परिचय दिया है। लेकिन जब ये अखबार में ये खबर छपी, इसके 100 दिन के अंदर ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। सोचिए, वो भी यही जुलाई का महीना था और अब भी यही जुलाई का महीना है। जुलाई में पीछे हटने के बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था। वो जुलाई 1962 था, ये जुलाई 2020 है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 1962 में हुआ था। तब हमने यकीन कर लिया था, एक दूसरे को बधाई भी दे दी थी कि देखिए चीन के लोग पीछे हट गए, और फिर 97 दिन के बाद चीन फिर से लौटा और तब युद्ध हुआ था।
ये युद्ध 1 महीने बाद तब खत्म हुआ था जब चीन ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। 1962 में भी यही गलवान घाटी का टकराव ही चीन के साथ युद्ध का पहला आधार बना था। इसी गलवान घाटी से युद्ध की शुरुआत हुई थी और आज भी सबसे बड़ा टकराव इसी गलवान घाटी पर हुआ है। इससे यही बात समझ में आती है कि चीन पर किसी तरह का भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता, ना तो 1962 में कर सकते थे और ना ही 2020 में कर सकते हैं। इत्तेफाक है तब जुलाई 1962 था और अब जुलाई 2020 है। ये बात सरकार और भारत की सेना बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए चीन के लिए हर तरीके से तैयारी रखनी चाहिए। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक यह पक्का नहीं हो जाता कि चीन अपना सैन्य साजो सामान लेकर LAC पर पीछे हट चुका है, तब तक हमें सतर्क बने रहना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चीन जैसे देश को बैकफुट पर लाना, इस बात के लिए तैयार कर लेना कि वो पीछे जाएगा, दुनिया में इस समय किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं है, चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर ही क्यों ना हो। लेकिन भारत ने अपनी सख्ती और सही रणनीति से दुनिया को चीन जैसे देश से कैसे निपटना है ये सिखा दिया। फॉर्मूला क्या है दुनिया को बता दिया। चीन इस भ्रम में था कि उसकी घुसपैठ पर भारत इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा और हमेशा की तरह भारत बड़ी नरमी दिखाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीन को यह समझ में आ गया कि यह पुराना भारत नहीं, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है और इस बार उनका पाला पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि भारत मित्रता निभाना जानता है, दोस्ती करना जानता है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है। और जब भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर देखा तो चीन ज्यादा समय तक आंखें मिला नहीं पाया। चीन के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से यह साफ कर दिया था कि देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। 2 महीने के टकराव में जब चीन बातों से नहीं माना तो फिर चीन के खिलाफ हर तरह के विकल्प अपनाए गए और ऐप्स से लेकर मैप्स तक। इसलिए 2 शब्दों पर आज हम जोर देना चाहते हैं, ऐप्स और मैप्स। ऐप तो वो जो आप अपने मोबाइल फोन से आजकल डिलीट कर रहे हैं, और मैप्स वो यानी वो नक्शा जिस पर चीन आगे बढ़ना चाहता था। ऐप से लेकर मैप्स तक भारत ने हर जगह पर चीन को सीधा संदेश दिया कि भारत इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर है और भारत पीछे नहीं हटेगा। भारत ने चीन पर पहली चोट तब की थी जब 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को आने वाले वक्त में करीब 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसमें आत्मनिर्भर भारत का मंत्र चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया है। टेलीकॉम और रेलवे के क्षेत्र में चीन की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए गए। हाईवे और पावर सेक्टर में चीन की कंपनियों की एंट्री नहीं देने की बात हुई। चीन के लिए सबसे बड़ा और सबसे कड़ा संदेश तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लद्दाख का दौरा किया। वो लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और वहां से चीन को उन्होंने जो चेतावनी दी बिना चीन का नाम लिए, उससे चीन को शायद अंदाजा हो गया कि वो अपनी ही चाल में फंस गया है और इस समय उसे पीछे ही हटना सही रहेगा। पीछे हटने में ही उसकी भलाई है। आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया, तो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने चीन को एक तरह से अलग थलग कर दिया पूरी दुनिया में। चीन के साथ टकराव में भारत की कूटनीतिक सफलता भी बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बड़ा देश चीन के साथ इस बार नजर नहीं आया। यहां तक कि चीन का नया दोस्त रशिया भी खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पाया। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों को भी चीन के साथ टकराव का पूरा ब्यौरा दिया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने खुलकर भारत के समर्थन में बयान दिए। ये चीन के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी। इसलिए जो चीन पीछे हटा है उसकी 3 बहुत बड़ी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो हम आज भी ये कहेंगे, सबसे बड़ी वजह है भारतीय सेना का शौर्य, क्योंकि भारतीय सेना वहां पर जमी रही और चीन को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। पहला झटका तो चीन को 15 जून की रात को ही लग गया था, जब उसने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि उसके इतने जवान इतनी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। दूसरा झटका भारत सरकार ने तब दिया
जब भारत ने चीन के बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया, चीन की कंपनियों को भारत से हटा दिया, उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए। तीसरा झटका चीन को तब लगा डिप्लोमेसी के जरिए, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एक बहुत बड़ी घेराबंदी चीन के आसपास कर दी, एक गठबंधन बना लिया और चीन को समझ में आ गया कि इस समय दुनिया में कोई भी देश चीन का साथ नहीं देगा। और जो आखिरी जो टर्निंग पॉइंट था जिससे चीन को वापस लौटना पड़ा, वो था प्रधानमंत्री मोदी की लद्दाख यात्रा। चीन ने यह कल्पना नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद फ्रंट पर आकर इस लड़ाई को लीड करेंगे। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए यह आसान काम नहीं होता। ऐसी पेचीदा स्थिति में, ऐसे समय में जब दुश्मन बहुत मजबूत हो, चीन जैसा दुश्मन आपके सामने खड़ा है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसे में किसी प्रधानमंत्री के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि वो इसे फ्रंट से लीड करे और इसे अपनी लड़ाई बना ले। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अचानक लद्दाख गए, जिस तरह से वो अपने सैनिकों से मिले, जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने उस दिन किया और उनके शब्दों को पूरी दुनिया में देखा गया, सुना गया और जिस तरह का समर्थन उन्हें पूरी दुनिया में मिला, वो दिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन चीन को पुनर्विचार करना पड़ा कि उससे अब ये गलती हुई है और फिलहाल वापस जाने में ही चीन की भलाई है और वही हुआ। हम जी न्यूज पर आपको पहले दिन से ये बात बता रहे हैं कि चीन के सैनिक और चीन की सरकार मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं। उनके पास वो राष्ट्रवाद नहीं है जो भारत की सेना के पास है, जो भारत के लोगों के पास है। और चीन अपनी ताकत तो दिखा सकता है, अपने वीडियोस रिलीज कर सकता है, दुनिया भर में अपनी संख्या बता सकता है कि उसकी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, लेकिन लड़ने की हिम्मत चीन के पास नहीं है। चीन मानसिक रूप से भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है और चीन ये समझ चुका था कि पूरी दुनिया में इस समय माहौल उसके विपरीत है, उसके खिलाफ है। इसलिए इसे आप सिर्फ एक छोटी घटना मत मानिए, इसे सिर्फ ये मत मानिए कि चीन के सैनिक आए थे और वापस चले गए। इसको आपको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये दुनिया की, अगर आप रणनीति के हिसाब से देखें तो यह बहुत बड़ी घटना है कि भारत ने चीन को इस बार वापस लौटाया है, वापस भेजा है चीन के सैनिकों को। इससे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया की पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, उसमें भी आपको बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और आप देखिएगा इसके बाद भारत की स्थिति दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि अभी यह वेरीफाई करना बाकी है कि चीन के सैनिक जितना आगे आए थे, क्या वापस भी उतना ही गए हैं या 3 कदम आगे आए थे और 1 कदम पीछे गए हैं और 2 कदम की जमीन उन्होंने हड़प ली है। ये चीन की बहुत पुरानी रणनीति है, ये चीन की बहुत पुरानी चाल है। इसलिए यह भी देखना होगा कि वो वापस तो लौटे हैं और इसके लिए हमें खुश होना चाहिए, ये उपलब्धि है, लेकिन किस हद तक वापस लौटे हैं और वहां पर वो कितने दिन तक बने रहेंगे, ये भी वेरीफाई करने वाली बात है। इसलिए अपनी ताकत का एहसास आज भारत को हुआ है। भारत के 137 करोड़ लोगों को अपनी ताकत का एहसास हुआ है। भारतीय सेना को अपनी ताकत का एहसास हुआ होगा। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज के दिन बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चीन तो वापस लौटने लगा है, लेकिन हो सकता है कि चीन का यह वादा भी चीन के सामान की तरह ही निकले, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आपको मेड इन चाइना छोड़कर मेड इन इंडिया अब अपनाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से हम चीन को वादे पर अमल के लिए मजबूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये ऐप्स डिलीट करने से क्या होगा, ये प्रधानमंत्री के लद्दाख जाने से क्या होगा। आज उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए होंगे, क्योंकि आज उन्हें यह समझ में आ गया कि जब चीन को चारों तरफ से घेरा जाता है तब चीन पीछे हटता है, ऐसा होता है। इसलिए आपसे हमारी यह गुजारिश है कि जो मेड इन इंडिया मुहिम आप चला रहे हैं जी न्यूज के साथ मिलकर, उसको जरा भी उसमें विराम मत दीजिए। जरा भी आराम करने का समय आपके पास नहीं है, इसलिए आप हमारे इस नंबर पर लगातार मिस्ड कॉल देते रहिए। आपको नहीं रुकना है और मेड इन चाइना को हराने के लिए मेड इन इंडिया को मजबूत बनाते रहिए। अब तक हमें इस नंबर पर 71 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुकी हैं
और ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की जनसंख्या के लगभग बराबर है और न्यूयॉर्क की आबादी से कुछ कम है। अच्छी बात यह है कि हमारी ये मुहिम नई दिल्ली से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक पहुंच गई है और वहां भी यानी अमेरिका में भी अब मेड इन इंडिया के समर्थन और चीन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा कनाडा से भी हमारे पास तस्वीरें आई हैं और हमारे ही देश के कई शहरों में भी मेड इन इंडिया के समर्थन में लोग अब आवाज उठा रहे हैं। संख्या के मामले में आप दुनिया के 222 राजधानियों को पीछे छोड़ चुके हैं और राजधानी कहलाने वाले सिर्फ 18 शहर ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या हमें मिस्ड कॉल देने वालों से ज्यादा है। हमें उम्मीद है आप बाकी के शहरों को भी बहुत जल्द पीछे छोड़ देंगे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे ये संख्या अब भी बहुत कम है और आप इसे बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, इसे बहुत विशाल बना सकते हैं। आपको अपनी संख्या की शक्ति का एहसास करना है और चीन को ये जवाब देना है। चीन पूरी दुनिया को नकली सामान बेचने के लिए मशहूर है, लेकिन चीन में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नकल उतारना या उनके जैसा दिखना भी खतरे से खाली नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को कायम रखने के लिए हद से ज्यादा सख्ती बरतती है। चीन की इसी सख्ती का नया शिकार हुए हैं जर्मनी में रहने वाले चाइनीज मूल के लियू के क्वीन, जो ना तो कोई पत्रकार हैं और ना ही चीन में मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाले कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो बर्लिन में एक ओपेरा सिंगर हैं और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सिंगिंग क्लासेस भी देते हैं, लेकिन चीन ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि लियू चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हम शक्ल हैं, उनकी शक्ल उनसे मिलती है और चीन को यही बात नापसंद है। अगर आप इसे मजाक समझ रहे हैं तो ये रिपोर्ट आज देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे। मिलिए लियू केकिन से, जो जर्मनी में मशहूर ओपेरा सिंगर हैं, जिनके टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डॉइन पर 41,000 फॉलोअर्स हैं। जिस पर वो सिंगिंग ट्यूटोरियल्स शेयर करते हैं, लेकिन उनके वीडियोस चीन में बैन हैं। इसकी वजह लियू के गाने नहीं, उनकी शक्ल है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत मिलती है और यही बात चीन को बहुत बुरी लगती है। लियू की शक्ल के लिए वैसे तो उनका डीएनए जिम्मेदार है, लेकिन ये चीन की जिम्मेदारी है कि उसके सुप्रीम लीडर का कोई हम शक्ल चीन तो क्या सोशल मीडिया पर भी दिखाई ना दे। इसलिए चीन की अथॉरिटी ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बैन लगा दिया। 10 मई को लियू ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि अकाउंट बैन होने के बाद उन्होंने अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज चीनी अथॉरिटी को दिए, जिसका जवाब आया कि वो चीन के लीडर के लुक का उल्लंघन करते हैं, यानी कि चीन में शी जिनपिंग का हम शक्ल होना भी गुनाह है। वैसे लियू को तो खैर मनानी चाहिए कि वो बर्लिन में रहते हैं, चीन में नहीं, वरना अपने राष्ट्रपति की शान में गुस्ताखी के जुर्म में चीन उन्हें और भी कड़ी सजा सुना सकता था, क्योंकि लियू शी जिनपिंग का हम शक्ल होने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए था कि वो शी जिनपिंग जैसी शक्ल लेकर पैदा नहीं हो सकते, लेकिन अब जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। अब तो लियू को ये सोचकर ही थोड़ा संतोष करना चाहिए कि वो अकेले नहीं है जिनको शी जिनपिंग का हम शक्ल होने की सजा मिले। उनसे पहले चीन में एक काल्पनिक कैरेक्टर विनी दी पू को बैन कर दिया गया था, क्योंकि इंटरनेट पर जिनपिंग की तुलना उस कार्टून कैरेक्टर से की जाने लगी थी। अब हम दर्द को दवा बना लेने वाली कला और कलाकार के जीवन का विश्लेषण करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने दर्द से परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उनके जीवन में इतना दर्द है कि अब उससे बाहर निकलना मुश्किल है। आज ही के दिन वर्ष 1907 में मेक्सिको की मशहूर पेंटर फ्रीडा कालो का जन्म हुआ था और महज 47 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी कला उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है, बल्कि कई बार तो कलाकार के जाने के बाद उसकी कला और ज्यादा निखर कर सामने आती है। ये जो खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको
हिम्मत देने के लिए खबर हमने आज इसको लिया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें खबर क्या है, इसमें न्यूज क्या है, लेकिन जब आप इस खबर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये खबर आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। जन्म कब होगा और मृत्यु कब आएगी ये हम में से किसी को नहीं पता, हम तय भी नहीं कर सकते, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हम जरूर तय कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। फ्रीडा कालो का जीवन इसी दर्शन की जीती जागती पेंटिंग जैसी है। कहते हैं जब आप अपने काम को और अपनी कला को बहुत पसंद करते हैं तो आप स्वयं वो कला बन जाते हैं, यानी फिर आपको आपके पैशन से कोई अलग नहीं कर सकता, आपके जोश से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। फ्रीडा कालो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। फ्रीडा कालो को बचपन में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक पैर छोटा रह गया और इस शारीरिक कमी की वजह से स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, लेकिन उनके सपने तब भी ना तो परेशान हुए, ना पराजित हुए और ना ही वो विचलित हुई। वो डॉक्टर बनने के लिए अपने सपने की तरफ आगे बढ़ रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। अचानक 18 साल की उम्र में उनके साथ एक दुर्घटना हुई। एक कार ने उनकी बस को टक्कर मार दी और बस की हैंड रेल उनके शरीर को भेदती हुई निकल गई। उनकी कमर यानी बैकबोन 3 जगह से टूट गई और कॉलर बोन पर भी बहुत गहरी चोट आई। उनका जो पैर पोलियो की वजह से छोटा रह गया था वो पैर भी टूट गया। इस दौरान किसी ने उनके शरीर में धसी हुई हैंड रेल को बाहर निकालने की कोशिश की और ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान उनकी हड्डियों के टूटने का जो शोर पैदा हुआ था वो आसपास गुजरने वाले वाहनों के शोर से भी ज्यादा था। इसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला और उन्हें लंबे समय तक फिर बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी गई, यानी वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। उनके शरीर के साथ ही उनका डॉक्टर बनने का सपना भी हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही फ्रीडा कालो ने पेंटिंग में अपना हाथ आजमाने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो उनकी पेंटिंग्स के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज है। इस दौरान फ्रीडा का इलाज चलता रहा और वो लंबे समय तक, वर्षों तक बिस्तर पर ही रहीं, उठ नहीं सकती थी। लेकिन चित्रकला ने उन्हें वो पंख दे दिए जिनके सहारे उनके सपने उड़ान भरने लगे, क्योंकि अब उन्हें चलने के लिए पैर नहीं चाहिए थे, अब उन्हें पंख मिल चुके थे। अब वो पैदल नहीं चलना चाहती थी, अब वो उड़ना चाहती थी। फ्रीडा ज्यादातर खुद की पेंटिंग्स बनाया करती थी, यानी अपने ही पेंटिंग्स बनाती थी, अपने ही चेहरे को इस्तेमाल करती थी और इसे सेल्फ पोर्ट्रेट भी कहा जाता है। ये पेंटिंग्स उनके ही जीवन की कहानी थी, यानी अपने ही जीवन की कहानी पेंटिंग्स में उतारती थी और इन पेंटिंग्स में वो मेक्सिको की संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का भी इस्तेमाल किया करती थी। उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर है और इस पेंटिंग का शीर्षक है सेल्फ पोर्ट्रेट विद थॉर्न नेकलेस एंड हमिंग बर्ड। इसमें उनके गले में कांटों का एक हार है और इस हार के साथ ही एक मृत पंछी पेंडेंट की तरह लटका हुआ है। सिर के ऊपर कुछ तितलियां मंडरा रही हैं और उनके एक कंधे पर एक काली बिल्ली और दूसरे कंधे पर एक बंदर है। वैसे तो किसी पेंटिंग में छिपे संदेश को समझना आसान नहीं होता, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में एक मशहूर परिभाषा यह है कि फ्रीडा कालो इसके जरिए अपने पति के साथ अपने टूटते रिश्तों को बयान कर रही थी। गले में पड़ा कांटों का हार उनकी तकलीफों को बताता है और काली बिल्ली दुर्भाग्य का संकेत है। बंदर उनके गले में पड़े कांटों का हार खींच रहा है, जिससे उनके शरीर से खून निकलने लगता है। कहा जाता है कि ऐसा ही एक जंगली बंदर फ्रीडा के पति ने एक बार उन्हें तोहफे में दिया था। उनके पीछे मंडराती तितलियां और घना जंगल ये बताता है कि बाहर से जीवन हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इच्छाओं का जंगल कई बार दम घोंटने लगता है। फ्रीडा के साथ जो दुर्घटना हुई उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अपने इस दर्द को बयान करने के लिए भी फ्रीडा ने एक पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग को नाम दिया द ब्रोकन कॉलम। इस पेंटिंग में स्टील का एक कॉलम उनके शरीर के बीच से गुजर रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के जरिए वो शरीर में लगी अपनी चोटों और असहनीय दर्द को बयां कर रही थी। फ्रीडा की 30 से ज्यादा सर्जरीज हुई थी। सोचिए, 30 सर्जरी से ज्यादा उनकी हुई, लेकिन उनकी चोट कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई, वो कभी फिट नहीं हो पाई। इसे बयां करते हुए उन्होंने एक हिरण की तस्वीर बनाई जिसके चेहरे की जगह फ्रीडा ने अपना चेहरा लगाया। इस हिरण के शरीर में 9 तीर लगे हुए हैं और हिरण के शरीर से खून बह रहा है। कहते हैं उन्होंने अपनी सफल सर्जरीज को इस पेंटिंग के जरिए बयां किया था।
उनकी जो असफल सर्जरीज थी, जो सर्जरीज उन्होंने कराई और वो असफल रहीं, वो दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। इसके अलावा उनकी एक और मशहूर पेंटिंग इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस पेंटिंग का नाम है द टू फ्रीडाज। इसमें फ्रीडा ने अपनी ही दो छवियां बनाई हैं। इस पेंटिंग में दोनों फ्रीडा का हृदय, दोनों में फ्रीडा का हृदय दिखाई दे रहा है और ये दोनों हृदय यानी दोनों दिल एक ही नस से जुड़े हुए हैं। इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि ये उन्होंने अपने पति डिएगो रिवेरा को तलाक देने के बाद बनाई थी। इसमें एक तरफ वो शादीशुदा फ्रीडा है जो अपने पति और मेक्सिको की संस्कृति से प्रेम करती है और दूसरी फ्रीडा वो है जो एक आजाद और स्वतंत्र महिला है। हम सबके अंदर भी कई बार ऐसे ही दो पर्सनैलिटीज या दो व्यक्तित्व होते हैं और उनमें टकराव होता है। एक वो जो सीमाओं से बंधा रहता है, एक वो व्यक्तित्व होता है जिम्मेदारियों के बोझ से दबा रहता है, लेकिन हमारे अंदर का दूसरा व्यक्तित्व आजाद होना चाहता है, उन्मुक्त होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, जबकि दोनों व्यक्तित्व की डोर एक ही आत्मा से बंधी होती हैं। ये तस्वीर आपको वही बताती है। फ्रीडा कालो की पेंटिंग्स पहली नजर में बहुत दर्द भरी लगती हैं, लेकिन यह मत समझिए कि हम आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जीवन को समझते हैं वो सबसे पहले अपने दर्द का विश्लेषण करते हैं और फिर खुशियों के कैनवस पर अपनी आत्मा को उकेरते हैं। फ्रीडा भी यही कर रही थी। वो उस जमाने में भी एक बहुत सशक्त और स्वतंत्र महिला थी और उन्होंने कभी समाज की किसी भी पाबंदी की परवाह नहीं की। उनके पति उनसे उम्र में बड़े थे और वो भी एक बहुत मशहूर कलाकार थे, लेकिन डिएगो रिवेरा के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले तो फ्रीडा ने उन्हें तलाक दिया, लेकिन बाद में फिर से उन्हीं से विवाह भी कर लिया। लेकिन फ्रीडा के जीवन से सीखने वाली जो जरूरी बात है आपके लिए वो ये कि उन्होंने इतनी परेशानियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी और अपने अकेलेपन और अपनी तकलीफों को हमेशा अपनी ताकत में बदल दिया। कहते हैं आप जितना दर्द सहते हैं आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता है, उतना ही विशाल बनता है। आपकी आत्मा पर चोट के निशान ही आपके चरित्र को मजबूत और महान बनाते हैं। मशहूर सूफी संत और कवि रूमी कहते थे कि आपको मिला दर्द और जख्म ही वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर प्रवेश करती है। रूमी ने जो कहा उसे फ्रीडा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए चरितार्थ करके दिखाया और अपने जीवन के आखिरी दिनों में संक्रमण की वजह से फ्रीडा का एक पैर डॉक्टरों को काटना पड़ा था, लेकिन फ्रीडा कहती थी कि उन्हें पैरों की जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। वो ये भी कहती थी कि उनके दुख हमेशा उन्हें डुबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने तैरना सीख लिया है। फ्रीडा कहती थी कि वो खुद के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, इसलिए उनका प्रिय विषय वो स्वयं है और इसीलिए वो अपने स्वयं की पेंटिंग्स बनाती हैं। इसलिए जीवन में दूसरों का विश्लेषण करने से पहले अपना विश्लेषण कीजिए, खुद को एक विषय बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर उस पर रिसर्च कीजिए और फिर जब आप जीवन के कैनवस पर अपने अस्तित्व का चित्रण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस राय से कहीं बेहतर हैं जो दूसरे आपके बारे में बनाते हैं। इसलिए हौसलों का ब्रश उठाइए और अपने वर्जन 2.0 का निर्माण आज से ही शुरू कीजिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज फ्रीडा के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। अब आपको फ्रीडा की एक तस्वीर और हम दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में उन्होंने साड़ी पहन रखी है और कहा जाता है कि इसमें उनके साथ मशहूर भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल और उनकी छोटी बहन रीता डार दिख रही हैं। नयनतारा सहगल और रीता डार विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्रियां हैं। विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत रूस में भारत की पहली राजदूत थीं और विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कहा जाता है कि नयनतारा सहगल की फ्रीडा कालो से यह मुलाकात वर्ष 1947 में फ्रीडा के घर पर हुई थी। नीले रंग का यह घर फ्रीडा का पारिवारिक घर था और 1958 में इसे फ्रीडा की याद में एक म्यूजियम बना दिया गया। यह म्यूजियम फ्रीडा कालो के जीवन और उनकी कला को समर्पित है और हर महीने यहाँ 25,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। भारतीय परिधान में फ्रीडा की यह तस्वीर वर्ष 2016 में सामने आई थी। फ्रीडा की एक मशहूर पेंटिंग द वुंडेड डियर में कर्मा शब्द भी लिखा हुआ है, जो कि भारत का शब्द है, हिंदी का शब्द है कर्मा। यानी फ्रीडा की पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं आपको भारतीय दर्शन की छाप भी
मिलती है। और ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने बिस्तर पर लेटे हुए, जब वो हिल भी नहीं सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी, ये सारी पेंटिंग्स उन्होंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बनाई है। ये तस्वीर आप देखिए, वो बिस्तर पर लेटी रहती थी क्योंकि उनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पैर खराब हो चुके थे, और लेटे हुए वो इस तरीके से पेंट किया करती थी। यहां पर हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां से ऐसी ही एक खबर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां 15 साल की एक लड़की ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो आपको हौसलों से भर देगा। अगर आप चुनौतियों के अंधेरे से घबराते हैं तो आपको रोशनी की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है या आपके घर में कोई युवा है तो इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद उसे ये खबर जरूर दिखाइएगा।
ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको मशहूर पेंटर फ्रिडा कालो की कहानी बताई थी, जो ये आपको ये बताती है कि आप कैसे चुनौतियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन अब हम आपको भारत की एक 15 वर्ष की लड़की की कहानी दिखाना चाहते हैं, जो आपको हिम्मत और हौसलों से भर देगी। कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है, मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है, और बस इरादों में दम होना चाहिए, और फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। इसलिए अब हम आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली उस लड़की से मिलवाएंगे जिसने रोजाना 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर 10वीं कक्षा में 98% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की घोषणा हुई थी, जिसमें 15 परीक्षार्थियों ने टॉप किया है। इन सभी परीक्षार्थियों को 100% अंक हासिल हुए हैं। टॉपर्स पर तो सबका ध्यान गया, लेकिन टॉपर लिस्ट में एक नाम ऐसा भी था जिसने 400 में से 395 अंक हासिल किए। 400 में से 395, और वो नाम है रोशनी भदौरिया का, जिन्होंने मध्य प्रदेश में 8वीं रैंक हासिल की है। लेकिन उनकी सफलता की कहानी बाकी के जो टॉपर्स हैं उनसे थोड़ी अलग है, क्योंकि रोशनी ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि स्कूल जाने के लिए लंबा संघर्ष किया, और स्कूल जाने के लिए वो हर रोज 24 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। भिंड जिले के छोटे से गांव की रहने वाली रोशनी ने अपनी साइकिल पर सवार होकर सफलता का जो सफर तय किया है, वो अब एक मिसाल है। छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रोशनी की कहानी उम्मीद की एक किरण बन सकती है। इसलिए आप सब पूरे परिवार के साथ आज इस बच्ची की कहानी को देखिए। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, और हाथों में एक साइकिल। जिनके बल पर भिंड के छोटे से गांव अजनौल की रहने वाली 15 साल की रोशनी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। रोशनी ने मध्य प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में 98.75% अंकों के साथ 8वीं रैंक हासिल की है। मुझे शासन द्वारा साइकिल प्रदान की गई थी, जिसका मैंने उपयोग किया। मैं उसी से अपने स्कूल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव का कन्याशाला, उसी में जाती थी, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। मेहनत तो मैंने ठीक ठाक की थी, ज़्यादा की नहीं थी, पर मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैंने उसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया था, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर पढ़ना है। सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरे थापर सर थे, वो कहते थे रोशनी टॉप 10 में आप आ सकती हो, आपको आना होगा। फिर हम तो मुस्कुरा के रह जाते थे बिल्कुल। मेहनत और लगन की रोशनी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिक्कत थी कि गांव से स्कूल की दूरी करीब 12 किलोमीटर है, लेकिन रोशनी ने इस दूरी को कभी अपने और सफलता के बीच में नहीं आने दिया। रोशनी को 10वीं में 400 में से 395 अंक मिले हैं। आज से 10 साल पहले पुल नहीं था, नदी आ जाती थी और लाइट भी कभी कभी कम आती थी, बच्ची पढ़ती थी। कष्ट था, वो दिया से जला के उसी तेल पढ़ती थी। आगे वो पढ़े और अच्छे नंबर से योग्यता मिले। खुशी महसूस हो रही है, मानो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ेगी। उसने अपनी कोचिंग की पूरी तैयारी की, उसने स्कूल में भी जाकर पूरी उसने अपने मन से उसने ज़्यादा पढ़ाई की है। उसे कोई ऐसा जॉब मिले कि वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, अभी बेटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, चुनौतियां कई थीं जिनके आगे अच्छे हार मान जाते हैं। लेकिन ना कभी रोशनी रुकी और ना उनकी साइकिल। रोज करीब 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना और फिर सारी क्लासेस अटेंड करना। रोशनी ने पढ़ाई को हमेशा अपना 100% दिया, जिसकी मिसाल रोशनी के शिक्षक भी देते हैं। बच्ची भी योग्य थी और वो उसमें जहाँ कहीं दिक्कत आती थी वो पूछती रहती थी बार बार। जब तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते थे तब तक वो संतुष्ट नहीं करती थी। इसलिए हमारे स्कूल का परिणाम अच्छा रहा और इस बच्ची ने
प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। रोशनी की कामयाबी इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि मध्य प्रदेश का भिंड जिला देश भर में लिंगानुपात मामले में काफी पिछड़ा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भिंड में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 838 लड़कियों का है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये और कम 829 पर है। रोशनी के पिता किसान हैं, जिन्होंने रोशनी को अपने 2 बेटों से बढ़कर माना। रोशनी चाहती है कि जैसे उन्होंने परिवार का नाम रोशन किया, वैसे अपने देश का भी करें। वैसे तो मैं IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। आगे मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, समाज की सेवा करना चाहूँगी और अपने गाँव अपनी तहसील का विस्तार करना चाहूँगी। मम्मी पापा ने मुझे सभी साधनों को उपलब्ध कराया, मुझे हर चीज़ दिलवाई। उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की मेरे पढ़ाई में कि ना पढ़ाई करो ना काम। मम्मी ने मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करवाया कि काम करो पढ़ाई मत करो। मम्मी ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जिंदगी का संघर्ष आपको जीतने की ताकत देता है और चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। ऐसी ही मुस्कान 15 साल की रोशनी के चेहरे पर है। रोशनी ने अपनी साइकिल पर सवार होकर सफलता की जो उड़ान भरी है, वो देश के भविष्य को और ज्यादा रोशनी प्रदान करती है। भिंड मध्य प्रदेश से प्रदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये नए भारत की वो नई पीढ़ी है जिसे आप अगर बढ़ाना चाहेंगे, इसे बढ़ावा देंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब हम कानपुर में एक गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा की गई 8 पुलिस वालों की हत्या का विश्लेषण करेंगे। पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है कि ये गुंडे, ये मवाली 8 पुलिस वालों की हत्या कैसे कर सकते हैं। यह एनकाउंटर भारत के भ्रष्ट तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है और इस घटना से सवाल ये उठता है कि सीमा पर तो चीन और पाकिस्तान की घुसपैठ से हम निपट लेंगे, लेकिन हमारे ही देश में बैठे हमारे सिस्टम के दुश्मनों का हम क्या करेंगे। विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी भारत के हर राज्य में हैं, हर शहर में हैं। आपके शहर में भी कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा और हर जगह ऐसे अपराधियों के साथ मिली भगत करने वाले नेता और पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में देश की आम जनता को इंसाफ मिलने के आखिर कितने चांस हैं। आपने कभी सोचा है अगर कोई आम इंसान इस विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का शिकार बन जाए, कोई परिवार इसका शिकार बन जाए, तो उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि पुलिस भी इसके साथ मिली हुई है और नेता भी इसके साथ मिले हुए हैं। सबसे पहले आप इस घटना के 4 किरदारों को समझ लीजिए। पहला किरदार है खुद कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिसने पूरे सिस्टम को अपना गुलाम बनाकर रखा था। दूसरा किरदार है वो पुलिस वाले जिन्होंने विकास दुबे से हाथ मिला लिया था और उसके लिए मुखबरी कर रहे थे, उससे मिल गए थे। तीसरे किरदार में वो नेता हैं जिनकी शरण में विकास दुबे जैसे अपराधी फलते फूलते हैं। और चौथा किरदार उन ईमानदार और थोड़े से पुलिस अफसरों का है, पुलिस वालों का है, जो अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकाते हैं। इन 4 किरदारों पर ही भारत की पूरी नींव टिकी हुई है। कानपुर के ग्रामीण इलाके में पुलिस की एक टीम का एक अपराधी को पकड़ने जाना, एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों का मर जाना और एक गैंगस्टर का भाग जाना, ऐसी कहानियां आपने 50 के दशक से अब तक कई बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, फिल्मों में भी देखी होंगी, किताबों में भी पढ़ा होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। लेकिन 2 जून की रात कानपुर में सब सच हो गया था और वो भी हम पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे, 70 और 80 के दशक की बात नहीं कर रहे, 2020 में ऐसा हुआ है। अब आप सोचिए अगर कोई आम आदमी या पुलिस वाला विकास दुबे जैसे अपराधी का शिकार हो जाए तो उसे न्याय मिलने के कितने चांस होंगे, और अगर कोई साहसी पुलिस वाला न्याय दिलाने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जान नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। कहा जाता है 1990 में जब विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था तब उसे स्थानीय नेताओं का भरपूर सहयोग मिला और फिर करीब 30 वर्षों तक विकास दुबे ने इन नेताओं का खूब दोहन किया और अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाता चला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि नेताओं के इशारे पर काम करने के आदी पुलिस वाले विकास दुबे को पकड़ने की बजाय उसे बचाने के काम में जुट गए, यानी उससे मिल गए। यानी पहले विकास दुबे इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बना और फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 जून की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम विकास दुबे को पकड़ने उसके गांव गई थी,
लेकिन विकास दुबे को इसकी सूचना पहले ही मिल गई और आरोपों के मुताबिक ये सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि अलग अलग थानों के पुलिस वाले ही थे। यानी पुलिस वालों ने ही सूचना दे दी, लीक कर दी पूरी इंफॉर्मेशन। इस सूचना का फायदा उठाकर विकास दुबे और उसके गुंडों ने गांव की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। वहां जेसीबी मशीन खड़ी कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अपनी गाड़ियों से उतरकर पैदल गांव की तरफ जाना पड़ा। इस दौरान रास्ते में लगी जो स्ट्रीट लाइट्स थीं, उन्हें भी बुझा दिया गया, बंद कर दिया गया और पूरे गांव में अंधेरा कर दिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे और उसके 40 से 50 गुंडों ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी नीचे थे और ये अपराधी घरों की छतों से फायरिंग कर रहे थे, इसलिए पुलिस वाले आसानी से गोलियों का निशाना बनते चले गए। इस गोलीबारी में सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र और स्टेशन ऑफिसर महेश चंद्र यादव समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि 7 पुलिस वाले घायल हुए। इस घटना ने पुलिस की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं और यह भी पूछा जा रहा है, क्या विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस वालों को क्या एसओपी होना चाहिए? क्या इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या उन्होंने कोई एसओपी फॉलो किया? उनकी ट्रेनिंग कैसी थी? हमने इस घटना पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है, जिससे आपको इस एनकाउंटर पर उठ रहे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको यह भी जानना होगा कि इस तरह के जो अपराधी हैं, इन्हें गैंगस्टर कहना बहुत छोटी बात है, इन्हें अपराधी कहना बहुत छोटी बात है। ये गैंगस्टर नहीं है, ये आतंकवादी है। ये भी उतना ही बड़ा खतरनाक आतंकवादी है जैसे आतंकवादी सीमा पार से हमारे देश में आते हैं और लोगों की हत्याएं करते हैं। ये वही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खूनी एनकाउंटर को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे का अब तक कुछ पता नहीं है। यूपी पुलिस अब तक विकास दुबे का सुराग हासिल नहीं कर पाई है। न विकास का फोन ट्रैक हो पाया है और न ही ये पता चल पाया है कि वो उत्तर प्रदेश में है भी या नहीं। यूपी पुलिस मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के भी संपर्क में है, लेकिन पुलिस की मिलीभगत का नतीजा ये है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब भी फरार है। 2 और 3 जुलाई की रात बिकरू गांव में पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला और उसमें यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हुए। कैसे उस पूरे हमले को प्लान किया विकास दुबे ने, इसको जानने के लिए बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अब तक डिकोड नहीं हो पाई और हम आपको आज वो सब कुछ बताएंगे कि कैसे पुलिस की टीम पर हमले को प्लान किया गया था, इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई और कैसे पता चला विकास दुबे को कि उसको पकड़ने के लिए 25 लोगों की पुलिस की टीम, एक ज्वाइंट टीम चौबेपुर थाने से रवाना हो चुकी है और उसके गांव तक पहुंचने तक उस पुलिस की एक एक लोकेशन, एक एक जगह जहां जहां से वो पुलिस टीम निकलती हुई उसके गांव तक के करीब पहुंच रही थी, उसके घर के करीब पहुंच रही थी, उस एक एक लोकेशन की जानकारी विकास दुबे को कौन दे रहा था, ये सब कुछ आज डिकोड करेंगे इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर विकास दुबे की पहुंच कहां तक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि पुलिस टीम की हर एक गतिविधि की खबर उसे पहले ही मिल जाती थी। पुलिस की टीम के निकलने से लेकर बिकरू गांव की पतली सी सड़क तक पहुंचने तक पुलिस वालों के बीच क्या बातचीत हो रही थी, उनकी संख्या कितनी थी, वो लोग किन हथियारों के साथ विकास को पकड़ने आ रहे थे, ये सारी जानकारी लगातार विकास को पहुंचाई जा रही थी, जिसका नतीजा ये कि 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिवली के मुख्य सड़क से 2 तारीख की यानी कि 2 जुलाई की रात तकरीबन 12:55 पे पुलिस की वो टीमें जो चौबेपुर थाने में इकट्ठा हुई थी, असेंबल हुई थी और उसमें जो तमाम अलग अलग थानों के जो लोग उसमें मौजूद थे, सीओ जो नेतृत्व कर रहे थे उस टीम का, वो तमाम जिप्सियां जो पुलिस की जिप्सियां थी वो इसी जगह, ये जो मुख्य मार्ग है जो आप देख रहे हैं, यहां से ये सड़क टर्न होती है बिकरू गांव के लिए, आप बोर्ड भी देख रहे हैं, यहां से ये सड़क, मुख्य सड़क यहां से अंदर टर्न हो जाती है बिकरू गांव के लिए। रात के तकरीबन 12:55 पे पुलिस की वो तमाम टीमें, पुलिस की वो तमाम जिप्सियां इसी मुख्य सड़क से अब अंदर की तरफ दाखिल हो रही थी और इस बात की जानकारी भी विकास दुबे को मिल रही थी। मुख्य सड़क से बिकरू गांव तक पहुंचने में 9 से 10 मिनट का समय लगता है। जैसे ही विकास को इसकी जानकारी मिली, उसने गांव की स्ट्रीट लाइटें बंद करवा दी, अपने गुर्गों को पुलिस वालों के साथ एक लंबी जंग के लिए तैयार कर दिया। लेकिन इस हमले की जानकारी पुलिस की टीम को नहीं थी। रात के तकरीबन 1:20 पर पुलिस की टीमें बिकरू गांव में विकास दुबे के मकान के ठीक सामने पहुंची। यहां मोर्चाबंदी हुई, वो जो आप
एक हिस्सा देख रहे हैं, जो आधा बना हुआ हिस्सा ये ठीक सामने, कुछ पुलिस वाले यहाँ और बाकी के पुलिस वाले ये जो सड़क है, जो गांव की एक मुख्य सड़क मानी जाती है, यहाँ पर जमा होकर उन्होंने मोर्चा लिया। और ये विकास दुबे का घर है। यहाँ पर छतों पर बताया जाता है कि विकास दुबे ने जिन 50 बदमाशों को आधे से 1 घंटे के अंदर अपने घर पे तैनात कर लिया था। उन्होंने यहाँ पर असला और बारूद के साथ अपनी मोर्चेबंदी ले रखी थी। देवेंद्र मिश्रा, सर्किल ऑफिसर जिनके नेतृत्व में पूरी टीम आई थी, वो इस जगह तैनात थे, ऐसा बताया जाता है। और इसी जगह पे मोर्चेबंदी के साथ वो कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, और सीधा यहाँ से फायरिंग हो रही थी। ये गोली जो देवेंद्र मिश्रा को लगी है, वो इस छत से जो गोलियां चली हैं, वो गोली सीधी देवेंद्र मिश्रा को लगी और वो फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। विकास दुबे का घर कोई आम घर नहीं था, वो एक किले के जैसा था। आप देखकर समझ जाएंगे कि जब इतने बड़े घर में हर कोने पर, हर दीवार के पीछे बंदूकों से लैस दर्जनों अपराधी हमले की फिराक में हो, तो उनसे निपटना पुलिसकर्मियों के बस की बात नहीं रह गई थी। गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस वालों पर ऐसा हमला करना चाह रहा था जो इतिहास में याद रखा जाए। इसमें हैरानी की बात यह है कि ये गैंगस्टर जो है, ये अपराधी या ये आतंकवादी, इसको आप कह लीजिए, ये वर्षों से नहीं दशकों से ऐसे ही यहां रह रहा था, ऐसे ही लोगों को परेशान कर रहा था, लगातार अपराध कर रहा था। पुलिस जानती थी, नेता जानते थे, प्रशासन जानता था, सरकार जानती थी, लेकिन कभी भी इसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और अब जब इसने 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया, अब इसका घर भी तोड़ा जा रहा है, अब इसकी खोजबीन हो रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में जरूर आएगा। कानपुर एनकाउंटर में शहीद हुए सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र की बेटी वैष्णवी मिश्र ने आज हमसे बात की, और वो मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब वो पुलिस अफसर बनकर अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहती हैं। वो बहुत एक्टिव थे और इवन उनके पास टाइम नहीं हुआ करता था हम लोग के साथ टाइम स्पेंड करने का। वो अपनी ड्यूटी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। बस मेरी यही सोच है कि अब हम इसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, और जहाँ से मेरे डैड ने ख़त्म किया है मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी। बस यही कहना है कि जो मेन कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए। थोड़ी देर पहले हमने आपको मध्य प्रदेश की एक छात्रा की कहानी दिखाई थी, और आपने शहीद सर्कल ऑफिसर देवेंद्र मिश्र की पुत्री की बात भी सुनी। ऐसे बच्चे ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं, देश का निर्माण करते हैं। अगर बच्चे किसी मुहिम का नेतृत्व करने लगे, उस मुहिम को क्रांति बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को भी इन्हीं छोटे छोटे बच्चों का बहुत जबरदस्त समर्थन आजकल मिल रहा है। मेड इन इंडिया मुहिम पर देश के बच्चों का क्या कहना है, अलग अलग परिवारों के जो बच्चे हैं, बड़े तो हमें समर्थन दे ही रहे हैं, लेकिन अब बच्चे आ रहे हैं, वो अपने वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं। आप भी देखिए। मैं जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम के साथ हूँ। हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है और भारत के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मेरा भारत महान। प्लीज बॉयकॉट चाइना एंड डोंट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। क्या आपको पता है आपके मोबाइल की ऐप आप पे और आपके देश पे जासूसी कर सकती है? तो अब तक हमें आप सब की तरफ से इस नंबर पर 72 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको थकना नहीं है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, और इस मुहिम में अपने तमाम लोगों को, जिनको भी आप जानते हैं, उन्हें इस मुहिम के साथ जोड़िए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि AK-47 राइफल किसने बनाई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए, और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1901 में आज ही के दिन देश के महान शिक्षाविद, वकील और राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बन गए थे। वर्ष 1947 से 1950 तक वो देश के पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। देश की पहली सरकार में, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उस मंत्रिमंडल में उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर हुए नेहरू लियाकत समझौते से नाराज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। भारतीय जनसंघ का ही एक धड़ा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में बदल गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान के विरोध में थे और इसी का विरोध करते हुए वो 1953 में बिना परमिट लिए कश्मीर गए थे। तब कश्मीर जाने के लिए एक विशेष परमिट लेना होता था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस व्यवस्था के विरोध में थे, इसलिए बिना परमिट के वहां गए। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत के दौरान ही 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1986 में स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जगजीवन राम का निधन हुआ था। जगजीवन राम ने समाज में फैली छुआछूत की प्रथा का विरोध करते हुए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे और तब उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। वर्ष 1885 में आज ही के दिन फ्रेंच रसायन शास्त्री लुइस पेस्टर ने रेबीज के वैक्सीन का सफल परीक्षण किया था। रेबीज एक वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज है, जो दिमाग में सूजन पैदा करते हुए पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यह बीमारी आमतौर पर रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते या बंदरों के काटने से फैलती है। वर्ष 1785 में आज ही के दिन डॉलर को अमेरिका की करेंसी यानी मुद्रा के तौर पर एक मत से चुना गया था। यूएस डॉलर एक ऐसी मुद्रा है जिसे पूरी दुनिया में व्यापार के लिए स्वीकार किया जाता है और इसे आज की तारीख में सबसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना जाता है। दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडारों में 60% हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की है और 40% अंतर्राष्ट्रीय लोन भी अमेरिकी डॉलर में ही जारी किए जाते हैं। वर्ष 1947 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने AK-47 राइफल का उत्पादन शुरू किया था। यहाँ AK का मतलब है एवटोमैट कलाशनिकोव। एवटोमैट रशियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऑटोमेटिक। AK-47 एक असॉल्ट राइफल है जिसे रशियन सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल मिखाइल कलाशनिकोव ने बनाया था। और हैरानी की बात यह है कि वो एक कवि भी थे और उन्होंने 6 से ज्यादा पुस्तकें भी लिखी थी। एक फुल्ली ऑटोमेटिक AK-47 1 मिनट में 100 गोलियां दाग सकती है और आपको बता दें कि AK-47 को लगभग हर देश की सेना इस्तेमाल करती रही है। हालांकि तमाम आतंकवादी संगठन और अपराधी भी AK-47 का इस्तेमाल निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए करते हैं। और वर्ष 1997 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद का निधन हुआ था। 1946 में आई फिल्म नीचा नगर के निर्देशक चेतन आनंद थे और इस फिल्म को 1946 में आयोजित हुए पहले कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। आगे चलकर उन्होंने अपने भाई देव आनंद के साथ मुंबई में नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम चेतन आनंद के निर्देशन में बनी कुछ यादगार फिल्में हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन के घुमावदार रास्तों पर कब कौन सी मुश्किल आ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत है तो चुनौतियां आत्मसमर्पण जरूर कर देंगी। नमस्कार।
कानपुर एनकाउंटर मामले में आरोपी विकास दुबे का घर गिराए जाने पर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा है कि किस कानून के तहत घर को गिराया गया। उन्होंने पूछा है